नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज बुलेटिन में बात बीएसपी को लेकर करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राजनीतिक पार्टियों में लगातार उथल पुथल बरकरार है। कई नेता अपनी अपनी पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। इसी क्रम में यूपी में भी बसपा को तगड़ा झटका लगा है। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे बीएसपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की जिस तरह से सरगर्मी लगातार बरकरार है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने नेताओं को साधने में लगी हुई हैं। वहीं ऐसे में बसपा को एक तगड़ा झटका यहां पर लगा है और लोकसभा चुनाव से पहले यह झटका लगना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं जिस तरह से सांसद बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। कई नेता अपनी अपनी पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं तगड़े झटका जो है लगते जा रहे हैं, झटके पे झटके लग रहे हैं। और ऐसे में सत्ता पक्ष यानी कि केंद्र की बीजेपी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में यूपी में भी बीएसपी को जिस तरह से बड़ा झटका लगा है, वहीं अंबेडकर से सांसद रितेश पांडे बीएसपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से सांसद रितेश पांडे ने बीजेपी का दामन थामा है। वो तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर देते हैं। सांसद थे रितेश पांडे बसपा के, जिन्होंने अब बसपा का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पांडे के पार्टी से इस्तीफा के बाद उनका नाम लिए बिना अपनी एक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की। उन्होंने कहा कि बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है। इस कारण इस पार्टी की नीति और कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारती है। उन्होंने लिखा कि अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरना है या अपने आप पर काम करना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा, क्या अपने क्षेत्र में उन्होंने पूरा समय दिया या नहीं दिया। ये बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया तब आती है जब रितेश पांडे बीएसपी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हैं। उन्होंने अब अपने सांसदों पर भी सवाल उठाना खड़े कर दिए हैं कि बसपा ये चाहती है कि आपने अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में क्या कुछ कामकाज किए, आप लोग जनता के बीच में कितना गए, आपने जनता का सही से ध्यान रखा या नहीं रखा। तो ऐसे में लगातार कई बड़े सवाल ये खड़े होते हैं क्योंकि बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है, जिस कारण इस पार्टी की नीति और कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारती है। शिवांश श्रीवास्तव हैं, बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिवांश जी, स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। और एक बधाई भी है आप लोगों के लिए जिस तरह से बसपा छोड़कर रितेश पांडे ने आज बीजेपी का दामन थामा है। शिवांश जी, कैसे देखते हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, इससे मुझे लगता है कि उन्होंने अपने पत्र में बिल्कुल खुलकर लिखा कि किन कारणों से, किन अपेक्षाओं से जो उनको सामना करना पड़ रहा था बहुजन समाज पार्टी में, वजह से त्रस्त होकर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो एक अच्छा है, बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे लिए एक अच्छा हाथ मिला है आगे बढ़ने के लिए, क्षेत्र में भी काम करने के लिए जी। और हम एक इसको पॉजिटिव न्यूज की तरह देखते हैं। अब से कुछ ही दिन पहले रितेश पांडे ने पीएम मोदी के साथ लंच भी किया था। अपने आप में ये भी काफी अहम हो जाता है। मतलब ये सरगर्मियां पहले से ही चल रही थी कि हमें बसपा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामना है, क्योंकि बसपा ही नहीं
इंडिया गठबंधन की कोई भी दल हो या विपक्षी गठबंधन हो, एक के बाद एक उनके नेता उन्हें छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जो बीजेपी के द्वारा नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 पार, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब की बार 400 पार का नारा बिल्कुल सही होने वाला है बीजेपी के लिए, शिवांश जी? जी बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल देश के नहीं, पूरे दुनिया में सबसे लाडले, सबसे करिश्मेटिक लीडर बनके आए हैं और पूरे भारत का एक नाम विश्व गुरु के रूप में जो हम सुनते थे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उसके साथ ही रही बात, देखिए, लंच करने की या वो तो प्रधानमंत्री हमारे सभी से हमेशा संवाद करते रहे हैं और विपक्ष के साथ भी उनका हमेशा अच्छा ही संबंध रहा है और संवाद करना कोई वो नहीं हो तो खुलेआम हुआ तो जो था। बट ये रितेश जी का जो अपेक्षाएं थी, देखिए अन्य पार्टियों में जो ये वंशवाद, परिवारवाद, बहन जी ने केवल अपने भतीजे को ले आई, इस तरह से जो चीजें तो कांग्रेस में केवल भाई बहन पार्टी को चला रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडरशिप है, जो वरिष्ठ नेतागण हैं, वो खुद को ठगा महसूस करने लगे हैं। तो इन सब के खिलाफ रितेश जी ने भी अपनी आवाज उठाई और आए, और देखिए जनता का प्यार भरपूर मिल रहा है। तो अब की बार 400 पार होना, ये तो होना ही है, जब प्रधानमंत्री जी ने बोला है और एक विश्वास है। और जो अभी के चुनाव के परिणाम रहे हैं 3 प्रदेशों में, बिल्कुल वो तो क्लियर मैंडेट भाजपा को है, ये मोदी की गारंटी है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती जी की भी ट्विटर पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने पोस्ट किया है कि किसी के बरगलाने में ना आए, मेरे जो सांसदगण हैं अच्छे से काम करें, और अब सांसदों से उन्होंने रिपोर्ट मांगना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में एक सवाल और अहम ये हो जाता तो फिर एंकर लगाने का कोई मतलब नहीं होता है जी। जब ये सब उन्हें पहले सोचना चाहिए था, और बेहतर उनके लिए होगा कि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे तो लिखने से बेहतर है कि पार्टी के अंदरूनी कोई गतिविधि है तो अपने सांसदों और विधायकों से संवाद करें। खैर, उसके लिए भी बहुत देर हो चुकी है, 5 साल 10 साल बीत चुके हैं। जब तक आप संवाद नहीं करेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे नहीं, प्रधानमंत्री जी से हमें उनकी सादगी से सीखना चाहिए। इतने बड़े नेतृत्व, इतना बड़ा नेता होने के बाद जिस सरलता भाव से वो पक्ष विपक्ष सबसे मिलते हैं, साथ बैठते हैं, खाते हैं, तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। थोड़ा बहुत भी सीख लेंगे तो शायद 1-2 सीटें उन लोग की आ जाएंगी, वरना तो मुझे लगता है उसमें भी बुरा हाल होने वाला है। रितेश जी, विपक्षी गठबंधन हो, माफ कीजिएगा शिवांश जी, विपक्षी गठबंधन हो या फिर मायावती हो, मतलब ये लोग खुद इतने सक्षम हैं और अपने कॉन्फिडेंट के साथ ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हम पूरी टक्कर देंगे, तो किस बलबूते पर ये लोग बोलते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक के बाद चाहे सांसद हो या विधायक लगातार बीजेपी का पटका पहनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ग्राउंड से लोग बहुत ऊपर उठ चुके हैं, ये लोग को पता नहीं है धरातल पे क्या चल रहा है जी। मुझे तो लगता है इनके बस्ते पे बैठने वाला भी कोई नहीं मिलेगा आने वाले चुनावों में जी। तो इस हालत के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। देश विरोधी लोगों के साथ खड़े रहना, उनके पक्ष में बोलना जी। ठीक है, राम मंदिर जैसे, जो राम हिंदू के नहीं है, राम तो पूरे भारतवर्ष के हैं जी। उनके जैसे राम मंदिर आयोजन का बहिष्कार करना, तो इन लोगों ने तो अपने लिए खुद एक गड्ढा खोद लिया है जिसमें ये लोग गिर रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह से काम है, जो कहा वो किया, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो किसान के लिए योजना हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो, कोई सेक्टर उठा लीजिए, तो उसके आगे इन लोग के झूठे वादे, एक सवाल और अहम हो जाता है शिवांश जी, क्योंकि आज जिस तरह से रितेश पांडे ने बसपा का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, ऐसे में अभी इन्हीं के फादर, इन्हीं के पिता समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, राकेश पांडे, तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका भी समर्थन बीजेपी को मिल सकता है आने वाले चुनाव में, या फिर उनका भी साथ जो है बीजेपी के लिए मिल सकता है और समाजवादी पार्टी के लिए भी ये बड़ा खतरा है? देखिए, जैसे जैसे सबको धीरे धीरे समझ आ ही रहा है और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनाएगी, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे जी। और ये उनका व्यक्तिगत डिसीजन होगा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर हाँ, ये सारे जहाज डूब चुके हैं और इनके जो कैप्टन थे, लेकिन शिवांश जी इनकी भी तैयारियां कम नहीं है, क्योंकि इनकी भी तैयारियां कम नहीं है कि जनता या पार्टी के अंदर लोग क्या चाहते हैं। इनकी भी तैयारियां शिवांश जी कम नहीं है, चाहे मायावती हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है रितेश जी के जाने से, जिस तरह से उन्होंने अपने एक्स पर लिखा और तमाम तरह की यही एरोगेंस इनको डुबो रहा है, और इसी एरोगेंस में रहेंगे तो मैंने बताया ना, गठबंधन हो, 1-2 सीटें भी आना इनका जी। मतलब आप ये कह रहे हैं जो पहले लोकसभा चुनाव में इनकी जितनी सीटें आई थी, इस बार वो सीटें भी आना मुश्किल है?
अब आप खुद देख लीजिए ना किस प्रकार का उनकी पार्टी की क्या हालत है, उनकी क्या हालत है। और दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस साथ साथ आ रहे हैं। आजकल अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में ही हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, प्रियंका गांधी वगैरह सब राहुल साथ में गांधी हैं। जी को उत्तर प्रदेश में आना होता है तो उनमें इतना दम नहीं है कि अकेले आ पाए हैं, वो अखिलेश जी की मदद मांग लेते हैं। जी तो इसी से निकाल लीजिए उनका कितना कॉन्फिडेंस है और वो कहाँ पे खुद से स्टैंड करते हैं। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, काफी अहम ये सवाल है शिवांश जी। क्या इस बार जो पीएम मोदी के द्वारा नारा दिया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर हो या फिर पूरे लोकसभा सीटों को लेकर हो, जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, वो इस बार साबित होने वाला है? जी बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है जी 370 प्लस बीजेपी रहेगी, 400 पार एनडीए रहेगी। और इसके लिए हमारे संगठन, हमारे सारे कार्यकर्ता धरातल पे कार्य कर रहे हैं। आज से नहीं, पिछले 10 साल से, जब से सरकार बनी है, अमूमन लोग बैठ जाते थे, हमारा कार्यकर्ता बैठा नहीं, कार्य करता रहा है। उसी का प्रतिफल है, हमारा प्रधानमंत्री बैठा नहीं है, 24-24 घंटे काम करते हैं। लेकिन फिर भी ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी को लेकर कि जब लोकसभा चुनाव नजदीक आता है तब लोगों को सौगातें, शिलान्यास, लोकार्पण याद आता है, इनके पास तो पैसा है, अगर हम सौगातें देंगे तो हम मोदी सरकार में तो छापे पड़ जाते हैं कि जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया है उसका लोकार्पण भी किया है। जी, तो ऐसा नहीं कि अभी सारे लोकार्पण हो रहे हैं जी, भाई, 6 महीना पहले भी हुए थे, उसके 6 महीना पहले भी हुए थे, तो सतत क्रम है, चलता रहेगा। मतलब इस बार की जनता जो आध्यात्मिक हो, चाहे राम मंदिर हो या काशी को लेकर हो, ज्ञानवापी को लेकर हो, इस बार की जनता इस पर भी वोट करेगी, इस पर भी मत करेगी अपना, कि जो पहले की पार्टियां नहीं कर पाई वो बीजेपी ने कर दिखाया। इसका भी फायदा आप लोगों को होने वाला है। तो हमेशा से रहा है, हमारे तो मैनिफेस्टो में था राम मंदिर, हमने तो वादे पूरे किए। 370 हमारे मैनिफेस्टो में था जी। आतंकी हमले रुके हैं, सुरक्षाएं बढ़ी हैं, बहुत बहुत जनता को सब दिख रहा है। तो फिर इन लोगों के द्वारा ये लांछन लगाना, आरोप लगाना कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, आप लोगों को बरगला रही है, चाहे राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि लोगों का ध्यान भटकाती है, अरविंद केजरीवाल को ले लो, तो आप सबने देखा है जी। ठीक है, तो भ्रष्टाचारी कौन है, इनसे तय हो जाता है। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है तो क्यों नहीं ईडी के सामने पेश होते, क्यों नहीं सिसोदिया जी को बेल मिल जाती। वैसे मुझे नहीं लगता इनकी बातों में कुछ भी। हाँ, अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया था, दिल्ली बिजली बिल को लेकर बयान आया था, वो जनता के बीच में पहुंचे और उन्होंने कहा कि यहाँ के एलजी इजाजत ही नहीं देते, यहाँ के एलजी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो बीजेपी के हैं। आज तक तो जैसे एलजी थे नहीं, आज तक भी एलजी थे, काम होते थे, चलते थे, सही से चलते थे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी का काम है, आप लोगों के दिमाग को भटकाया जा रहा है और मैं आपका बिल पूरा माफ करूंगा, इस बिल को फाड़ के फेंक दीजिए। शिवांश जी, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शिवांश श्रीवास्तव जुड़े हुए थे। तो जिस तरह से मायावती को एक यहां बड़ा झटका लगा है और ट्वीट कर मायावती ने साफ तौर पर यह भी कहा कि क्या उन्होंने पार्टी और मूवमेंट के हित में समय समय पर दिशा निर्देशों का सही से पालन किया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या ऐसे में अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना संभव है। मतलब कई सारे अब सवालिया निशान उन सांसदों और विधायकों पर भी खड़े होने लगे हैं जिनके मन में यह चल रहा है कि हमें कहां जाना है, कहीं किस जगह जाना है, किस ओर अपना रुख करना है, खासकर तब जब वे स्वयं अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं और नेगेटिव चर्चा में भी हैं। उन्होंने लिखा कि मीडिया द्वारा यह सब कुछ जानने के बावजूद इसे पार्टी की कमजोरी के रूप में प्रचारित करना अनुचित है। बीएसपी का पार्टी हित सर्वोपरि है, ये खुद बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा गया। अब बीएसपी के सांसदों को इस आखिरी कसौटी पर खरा उतरना है, स्वयं जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही से ध्यान रखा, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया, साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी और मूवमेंट के हित में भी समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन करने के लिए भी बात कही। उन्होंने कहा कि रितेश काफी समय से बीएसपी से नाराज चल रहे थे। ये बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि रितेश काफी समय से बीएसपी से नाराज चल रहे थे। अपने पत्र में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने कई बार पार्टी सुप्रीमो मायावती से मिलने की कोशिश की लेकिन वो
नाकाम रहे। रितेश बीएसपी की तरफ से अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में रितेश पांडे बसपा से चुनाव लड़कर सांसद बने। रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे भी एक बार बसपा से सांसद रह चुके हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से राकेश पांडे ने बीएसपी से अलग होकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। बहरहाल एक तरफ सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष सभी लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी तैयारियां उन लोगों के द्वारा पूरी कर ली गई। वहीं बसपा को आज एक बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही।